नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री का यूरोप दौरा, जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी आईजीसी बैठक में लेंगे भाग, चांसलर से भी करेंगे मुलाकात। देश में कोरोना मामले बढ़े, सक्रिय केस 19,000 के पार, 3,157 नए संक्रमित मिले, 26 लोगों की मौत। डीयू के 100 साल पूरे, अधूरी डिग्री शताब्दी वर्ष में पूरी कर सकेंगे छात्र, 14 जून तक पोर्टल पर कर सकते हैं आवेदन। श्रमिक दिवस पर सौगात, छत्तीसगढ़ में महंगाई भत्ता 5% बढ़ा, बुजुर्ग श्रमिकों को 10,000 रुपए मिलेंगे। बिजली मंत्री का पलटवार, कहीं नहीं भेजी जा रही हरियाणा के हिस्से की बिजली, सुरजेवाला के आरोप को झूठा बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के अपने 3 दिवसीय दौरे के तहत जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच गए हैं। कुछ देर बाद वे बर्लिन में भारत जर्मनी आईजीसी बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स से मुलाकात भी करेंगे। वहीं शाम में वे जर्मनी में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। बर्लिन से पीएम मोदी 3 मई को डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचेंगे। आपको बता दें कि भारत का अंतर सरकारी परामर्श केवल जर्मनी के साथ है, जो हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। छठे आईजीसी के बाद एक उच्च स्तरीय गोलमेज बैठक होगी, जहां प्रधानमंत्री और चांसलर स्कॉल्स दोनों देशों के शीर्ष सीईओ के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी में भारतीय प्रवासियों से भी बातचीत करेंगे, उन्हें संबोधित भी करेंगे। 3 देशों की यात्रा से पहले अपने प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी बर्लिन यात्रा चांसलर स्कॉल्स के साथ विस्तृत द्विपक्षीय चर्चा करने का अवसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच गए हैं। थोड़ी देर बाद वे जर्मन चांसलर से मुलाकात भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के अपने 3 दिवसीय दौरे के तहत जर्मनी की राजधानी बर्लिन गए हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामले बीते कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले करीब 4-5 दिनों से रोज 3,000 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। बीते 24 घंटे में सक्रिय केस जो है 19,500 के पार पहुंच गए हैं। इनमें 408 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं 3,157 नए संक्रमित मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार सुबह 8 बजे के अनुसार बीते 24 घंटे में 26 लोगों ने महामारी की चपेट में आने से दम तोड़ दिया है। राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटे में 2,723 लोगों ने कोरोना को मात दी है। इस तरह देश की रिकवरी दर 98.74% पर बनी हुई है। वहीं मृत्यु दर 1.22% है। 26 और मौतों के साथ देश में कुल मृतकों का आंकड़ा 5,23,869 तक पहुंच गया है। देश के 20 राज्यों में कोरोना संक्रमण फिर से पैर पसार रहा है और इसमें सबसे बुरा हाल राजधानी दिल्ली का है। यहाँ इस सप्ताह 9,684 नए मरीज सामने आए हैं। यह पिछले सप्ताह से 53% ज्यादा है। एक सप्ताह में देश में कुल कोरोना संक्रमित 43% मामले दिल्ली से ही मिले और इसी तरह हरियाणा में इस सप्ताह 3,695 मामले मिले, जो पिछले सप्ताह से 61% ज्यादा है। दिल्ली विश्वविद्यालय यानी कि डीयू ने शताब्दी वर्ष में पूर्व विद्यार्थियों को अधूरी डिग्री पूरी करने का अवसर देने की घोषणा पर अमल की कवायद शुरू कर दी है और इसमें नियमित एनसी वेब स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग बाहरी सेल के विद्यार्थी शामिल है। किसी कारण पढ़ाई पूरी नहीं कर सके स्नातक व स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के विद्यार्थी जो है वो शताब्दी वर्ष में डिग्री पूरी करने के लिए डीयू के पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय में रविवार से आवेदन प्रक्रिया शुरू भी हो गई है और अंतिम तिथि जो है वो 14 जून शाम 5:30 बजे तक की है। इसके बाद ही डीयू ने सभी कॉलेजों के विभागीय संकाय के छात्रों द्वारा भरे फॉर्म की 20 जून तक पड़ताल कर सुनिश्चित करें। ये डीयू के पूर्व छात्र हैं। बीते मार्च में डीयू के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने घोषणा की थी कि जो छात्र छात्राएं किसी कारण से डीयू की डिग्री पूरी करने से वंचित रह गए हैं, उन्हें इस वर्ष डिग्री पूरी करने का अवसर दिया जाए। इसके लिए अक्टूबर से मार्च 2023 तक परीक्षाओं का आयोजन किया जा सकता है।
छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने श्रमिक दिवस के मौके पर राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम भूपेश बघेल ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5% बढ़ाने का भी ऐलान किया और इसी तरह बुजुर्ग श्रमिकों को 10,000 रुपए की एक मुश्त सहायता राशि दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के सांख्यिकी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी 1 मई 2022 से लागू होगी। रविवार को सीएम बघेल ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। अभी राज्य के कर्मचारियों को 17% महंगाई भत्ता मिल रहा है, अब यह बढ़कर 22% हो जाएगा। लंबे समय से कर्मचारी भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे थे। मई दिवस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्मचारी व श्रमिकों के हित के लिए बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य शनिवार मंडल के पंजीकृत भवन श्रमिकों व अन्य श्रमिकों के लिए सहायता योजना के लिए घोषणा की है। इस योजना में बुजुर्ग श्रमिकों को एक मुश्त 10,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। योजना के लिए ऐसे श्रमिक पात्र होंगे जिनकी न्यूनतम आयु 59 वर्ष है तथा अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी। ये श्रमिक बीते 5 सालों से मंडल में पंजीकृत होने चाहिए। सीएम बघेल ने महिला स्वावलंबियों को आगे बढ़ाने के लिए ई रिक्शा खरीद पर 50,000 रुपए की जगह अब 1 लाख रुपए की सब्सिडी की घोषणा भी की है। नौनी सशक्तिकरण योजना में 18 वर्ष की आयु सीमा में 3 वर्ष की वृद्धि करते हुए अब योजना का लाभ 21 वर्ष तक की बालिकाओं को भी दिया जाएगा। हरियाणा की बिजली को गुजरात भेजने के कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के आरोपों पर प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने पलटवार किया है। रणजीत सिंह ने आरोपों को झूठ का पुलिंदा करार देते हुए दावा किया है कि हरियाणा के हिस्से की बिजली कहीं भी नहीं भेजी जा रही। बिजली मंत्री ने कहा कि सुरजेवाला की याददाश्त कमजोर हो चुकी है, इसलिए अपनी पार्टी की अंदरूनी कलह को छिपाने के लिए रणदीप सुरजेवाला ने जो झूठे आंकड़े पेश किए हैं उसमें वे खुद ही फंस गए, क्योंकि वर्ष 2013 में अडानी की याचिका पर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के आदेश के तहत मुद्रा महेंद्रगढ़ हाई वोल्टेज डायरेक्टर करंट 500 के केवी लाइन को डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइन से इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम में परिवर्तित कर दिया गया था। इसके बाद इसी आदेश को 14 मई 2014 को जब रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री थे तो उस वक्त कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। रणजीत सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस शासनकाल में ही मुद्रा महेंद्रगढ़ हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट लाइन तत्पश्चात इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम नेटवर्क का हिस्सा बन गई थी। इसके ऊपर सारा नियंत्रण रीजनल ग्रिड स्टेबिलिटी का है और आधार पर नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर का हो गया। नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर एक स्वतंत्र बॉडी है और इस पर हरियाणा को ना तो प्रशासनिक और ना ही संचालन नियंत्रण में इसके अधिकार क्षेत्र में है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री का यूरोप दौरा, जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी आईजीसी बैठक में लेंगे भाग, चांसलर से भी करेंगे मुलाकात। देश में कोरोना मामले बढ़े, सक्रिय केस 19,000 के पार, 3,157 नए संक्रमित मिले, 26 लोगों की मौत। डीयू के 100 साल पूरे, अधूरी डिग्री शताब्दी वर्ष में पूरी कर सकेंगे छात्र, 14 जून तक पोर्टल पर कर सकते हैं आवेदन। श्रमिक दिवस पर सौगात, छत्तीसगढ़ में महंगाई भत्ता 5% बढ़ा, बुजुर्ग श्रमिकों को 10,000 रुपए मिलेंगे। बिजली मंत्री का पलटवार, कहीं नहीं भेजी जा रही हरियाणा के हिस्से की बिजली, सुरजेवाला के आरोप को झूठा बताया। कि असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। पटियाला हिंसा को लेकर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सूबे में एजेंसियों को नजर रखने का निर्देश दिया है। एजेंसियों ने अब तक हुए घटनाक्रम की पूरी जानकारी गृह मंत्रालय को भेज दी है। हालांकि अभी तक पटियाला हिंसा को लेकर केंद्र की ओर से जो है कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया गया है, लेकिन खुफिया एजेंसियों के अनुसार जल्द ही केंद्र सरकार इस मामले में बड़ा फैसला ले सकती है। सीमावर्ती राज्य और पहले हुई हिंसात्मक घटनाओं को लेकर पहले भी केंद्र सरकार चिंता जता चुकी है। चिंता की बड़ी वजह यह भी है कि पंजाब की लगभग 600 किलोमीटर की सीमा
पाकिस्तान से जुड़ी है। आए दिन ड्रोन और नशे की तस्करी की खबरें सीमावर्ती जिलों से आती रहती हैं। हालांकि बीएसएफ के कार्यक्षेत्र को केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक कर दिया गया। शुक्रवार को पटियाला में हुई हिंसा ने केंद्र की चिंताओं को और बढ़ा दिया है, जिसके बाद केंद्र पंजाब को लेकर सतर्क हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी खुफिया एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। इस मामले में हर घटनाक्रम पर खुफिया एजेंसियां अपनी नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार हिंसा को लेकर अभी हालात जो हैं वो सामान्य है। सूबे की पुलिस और प्रशासन द्वारा स्थिति नियंत्रण में है और इसके बाद भी पूरे घटनाक्रम पर केंद्र जो है वो लगातार नजर बनाए हुए है। हरियाणा के प्रदेश शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा है कि गौरव को विकास से ऊपर रखेंगे तो कोई बहस में नहीं पड़ेगा। अगर कोई सड़क के गड्ढे की बात करे तो उससे कहें कि देश बचाना जरूरी है या फिर गड्ढा। सड़क के गड्ढे की बहस में उलझे तो लोग छोटे से सुराग को भी खाई बताने लगेंगे। अगर कोई पत्रकार कहे तो काले कोने देखो और उससे कहो कि यह सफेद कोना है, उन्हें धारा 370 और राम मंदिर बताओ। डॉक्टर कमल गुप्ता रविवार को हिसार के जीजेयू स्थित चौधरी रणवीर सिंह सभागार में जनसेवा के 8 साल कार्यक्रम में को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि राजनीति कार्यकर्ता को कभी अच्छे बुरे की बात नहीं करनी चाहिए। 2 इशू हैं, गौरवशाली स्वाभिमानी इतिहास और विकास। इसमें हमेशा स्वाभिमानी इतिहास जीतेगा। पिछले 1100 साल से 2 साल पहले तक हम अवनति की ओर जा रहे थे। आपके पिता का फोटो लगा जर्जर मकान, अच्छा संगमरमर का वह मकान अच्छा जिसमें डर के कारण बाबर की फोटो लगानी पड़े। हमारे कार्यकर्ता केवल सड़क गड्ढे की आलोचना तक सीमित रहते हैं। पार्क में जाते हैं तो लोग 1 घंटे तक पार्क में दीवार झूले की समस्या गिनाते रहते हैं। ऐसे लोगों को बताओ कि पाकिस्तान ने हमारा 72,000, चीन ने 38,000 हेक्टेयर एरिया कब्जा कर रखा है। अगर पीओके लेना है तो मोदी लेगा। राहुल हम कब तक जिल्लत झेलेंगे? उन्होंने इस तरीके की बातचीत कर लोगों का ध्यान खींचने की पूरी कोशिश की। हरियाणा में बिजली संकट को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व बिजली मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला आमने सामने हो गए हैं। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार करार के बावजूद अडानी कंपनी से बिजली नहीं ले पा रही है। उल्टा हरियाणा अडानी को रोजाना 114 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति कर रही है। कारण गुजरात में चुनाव है, इसलिए वहां पर बिजली दी जा रही है और हरियाणा के लोगों को बिजली कटों के भरोसे छोड़ दिया गया है। उधर पलटवार करते हुए प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि सुरजेवाला की याददाश्त कमजोर हो गई है। वह झूठ का सहारा लेकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। सच ये है कि प्रदेश के हिस्से की बिजली को कहीं पर नहीं बल्कि प्रदेश में ही लगाया जा रहा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया था कि हरियाणा सरकार जो है अडानी को बिजली भेज रही है। अलवर के राजगढ़ में मंदिर तोड़ने वाले भाजपा नेता प्रदेश में दंगे कराना चाहते हैं। यह दावा राजस्थान सरकार में खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने किया है। वे रविवार को चांदपोल मोक्षधाम के नवीनीकरण कार्यक्रम में संबोधित करने लोगों को पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश में भाईचारे और प्रेम के परंपराओं को बढ़ावा देते हुए राम राज्य की कल्पना करती है। जन कल्याण और विकास के रास्ते पर चलकर हमने प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए प्रदेश में ऐतिहासिक कार्य किए हैं, लेकिन भाजपा के लोग झूठ, फरेब और धोखे के जरिए राजगढ़ में मंदिर तोड़कर लोगों की आस्था का अपमान करते हैं। कांग्रेस वहां दोबारा मंदिर बनाने जा रही है। भाजपा पाप करती है और मंदिर का पुनर्निर्माण 500 यूनिट यानी कि 50 यूनिट मुफ्त बिजली, इलाज फ्री, बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा पेंशन देकर लोगों को राहत देने की कोशिश करते हैं। मंत्री ने कहा कि भाजपा भूख और महंगाई पर बात नहीं करना चाहती है। राजस्थान में भाजपा के सभी नेता षड्यंत्र पूर्वक दंगे फसाद करने के लिए पूरे प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन सरकार भाजपा के किसी भी षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में सेंध का मामला एक बार फिर से सामने आया है। इसे लेकर बिहार की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो गए। ताजा मामला पूर्णिया का है, जहां सीएम नीतीश कुमार सभा स्थल से कुछ ही दूर पर 2 हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवक मधेपुरा का रहने वाला है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को पूर्णिया के कृत्यानंद नगर के परोरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करने पूर्णिया पहुंचे थे। कार्यक्रम स्थल से महज कुछ ही दूरी पर एक संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस ने 2 पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है।
पिछली बार बख्तियार में सुरक्षा में सेंध लगाने के बाद प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे, लेकिन फिर भी इससे संदिग्ध व्यक्ति का पकड़ा जाना कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाता है। बताया जा रहा है कि संदेह होने पर तैनात पुलिसकर्मियों ने व्यक्ति की तलाशी ली, उसके पास से 2 पिस्टल बरामद किए गए। उस व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार भी किया गया है। और इससे पहले 27 मार्च को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बख्तियार में हमले की कोशिश की गई थी। नीतीश का काफिला जब बख्तियार बाजार से होकर गुजर रहा था, तभी सड़क किनारे खड़े लोगों की भीड़ को देखकर सीएम ने अपनी गाड़ी रुकवा दी। इसके बाद वे नीचे उतरकर उन लोगों से मिलने लगे। इसी दौरान एक शख्स ने उन्हें मुक्का मारने की कोशिश की थी, हालांकि नीतीश इससे बाल बाल बच गए। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री का यूरोप दौरा, जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी आईजीसी बैठक में लेंगे भाग, चांसलर से भी करेंगे मुलाकात। देश में कोरोना मामले बढ़े, सक्रिय केस 19,000 के पार, 3,157 नए संक्रमित मिले, 26 लोगों की मौत। डीयू के 100 साल पूरे, अधूरी डिग्री शताब्दी वर्ष में पूरी कर सकेंगे छात्र, 14 जून तक पोर्टल पर कर सकते हैं आवेदन। श्रमिक दिवस पर सौगात, छत्तीसगढ़ में महंगाई भत्ता 5% बढ़ा, बुजुर्ग श्रमिकों को 10,000 रुपए मिलेंगे। बिजली मंत्री का पलटवार, कहीं नहीं भेजी जा रही हरियाणा के हिस्से की बिजली, सुरजेवाला के आरोप को झूठा बताया। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का, सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का, प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात, सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर बिजली संकट को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने झारखंड सरकार को अक्षम बताते हुए झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार पर गर्मी के दौरान राज्य में बिजली कटौती से बचने के लिए पहले से योजना नहीं बनाने का आरोप लगाया है। भाजपा की जमशेदपुर महानगर कमेटी की ओर से शनिवार को बिरसानगर में बिजली की भारी किल्लत के विरोध में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लंबे समय तक बिजली गुल रहने से उद्योग, व्यवसाय, अस्पताल और पानी की आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को बिजली कटौती के कारण ऐसे समय में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है जब उनकी बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। दास ने कहा कि जमशेदपुर भीषण गर्मी के बीच 15 से 17 घंटे तक बिजली कटौती का सामना कर रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि आक्रोश मार्च को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के सबसे बड़े कोयला उत्पादक राज्यों में से एक झारखंड में गंभीर बिजली संकट को लेकर गुस्सा है और हेमंत सरकार की अक्षमता और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पूर्व योजना की कमी इसका कारण है। दास ने कहा कि अगर झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार की मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए पूर्व योजना बनाई होती तो वह टाटा पावर, डीवीसी या किसी अन्य कंपनी के साथ बिजली खरीद के लिए समझौते करती। चारधाम यात्रा के लिए पहला जत्था आज रवाना होगा। यात्रा श्री गणेश कल से होगा। अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा शुरू हो जाएगी। कोरोना महामारी के कारण 2 साल बाद जो है चारधाम यात्रा पूरी क्षमता के साथ संचालित हो रही है। चारधाम यात्रा के लिए सोमवार को ऋषिकेश और हरिद्वार से 40 बसें रवाना होगी। रोटेशन की कंपनियों ने सारी तैयारी पूरी कर ली है। बसें 7 बजे सुबह आईएसबीटी से यमुनोत्री के लिए रवाना होंगी। चारधाम रोटेशन कंपनी के अध्यक्ष जो है संजय शास्त्री ने बताया कि 1200 यात्री चारधाम की यात्रा पर जाएंगे। कुछ बसें ऋषिकेश और कुछ बसें हरिद्वार से रवाना होंगी। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल बसों को जो है हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 5 मई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा का विधिवत उद्घाटन करेंगे। उल्लेखनीय है कि आगामी दिन मतलब कि मई यानी कि अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश के इंदौर से राजस्थान के जोधपुर जा रही एक बस रतलाम जिले के जावरा तहसील के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक मासूम बच्चे की मौत भी हो गई है। 41 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों का जो इलाज है वो जिला अस्पताल में किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार रतलाम जिले के जावरा तहसील के डोडर के पास ग्राम रिछा में
चांदा ढाबे के सामने अशोक ट्रेवल्स मंदसौर की टूरिस्ट बस सोमवार सुबह 4 बजे अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई है। वहीं बस में सवार करीब 41 यात्रियों के गंभीर उन्हें चोटें लगे होने की खबर सामने आ रही है। सभी घायलों को जावना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को रतलाम जिला अस्पताल रेफर किया गया है। हादसे की वजह बस में लोड से ज्यादा सामान लदा होना बताया जा रहा है। बस रविवार रात को इंदौर से जोधपुर जाने के लिए निकली थी। इसी दौरान वह डोडर के समीप रूपनगर फटे पर अनियंत्रित होकर पलट गई। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार बस में 20 मजदूर उज्जैन से जोधपुर जाने के लिए सवार हुए थे। हादसे की सूचना मिलते ही जावरा एसडीएम हिमांशु प्रजापति, जावरा नगर थाना प्रभारी वीडी जोशी, डोडर थाने से एसआई जगदीश कुमावत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। तलवंडी साबो और गोइंदवाल थर्मल प्लांटों की बंद पड़ी 2 यूनिट अभी चालू नहीं हो सकी हैं। उससे पहले रविवार को सरकारी थर्मल प्लांट लहरा मोहब्बत की 210 मेगावाट की एक यूनिट बंद हो गई। इससे कुल 1140 मेगावाट बिजली आपूर्ति बंद हो गई है। पंजाब में बिजली की अधिकतम मांग 9400 मेगावाट तक दर्ज की जा रही है और इसके मुकाबले पावरकाम के पास सभी स्रोतों से बिजली की 4500 मेगावाट की उपलब्धता ही रही है। बाहर से खरीद के बावजूद बिजली आपूर्ति में कमी के चलते पावरकाम को कट लगाने पड़ रहे हैं। उधर थर्मल प्लांटों में कोयले का संकट भी फिलहाल गहराया हुआ है। रविवार को रोपड़ थर्मल प्लांट में 6 दिनों का, लहरा में 3, तलवंडी साबो में 8 और राजपुरा में 19 दिन, गोइंदवाल में 2 दिनों का कोयला शेष था। पावरकाम दावा कर रहा है कि तलवंडी साबो की बंद पड़ी 660 मेगावाट की यूनिट जल्द ही चालू हो जाएगी। इस यूनिट के समेत कोयले की कमी से बंद पड़ी गोइंदवाल की 270 मेगावाट यूनिट तो चालू नहीं हो सकी है, लेकिन इस बीच रविवार को लहरा मोहब्बत की 210 मेगावाट यूनिट बंद पड़ गई। पावरकाम को अपने रोपड़ थर्मल की 4 यूनिटों व लहरा के 3 यूनिट 1336 मेगावाट बिजली की आपूर्ति हुई है। वहीं राजपुरा की 2, तलवंडी की 2 और गोइंदवाल की 1 यूनिट 2627 मेगावाट, हाइडल प्रोजेक्ट से 376 मेगावाट समेत अन्य स्रोतों से करीब 4500 मेगावाट बिजली मिल रही है। पाकिस्तान के इशारे पर आतंकी राजौरी को दहलाने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं और रविवार को नौशेरा के नौनियाल स्थित भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व एमएलसी सुरेंद्र चौधरी के घर के पास मोर्टार सेल मिलने से सनसनी फैल गई। समय रहते इसका पता चलने पर सेना ने सेल को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर विस्फोट से नष्ट कर दिया है और इस बीच बम की सूचना से पूरे क्षेत्र में एक बार फिर से दहशत का माहौल बन गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, कार्रवाई शुरू कर दी है और सूत्रों ने बताया कि भाजपा नेता के घर के पास से मिले सेल में यदि विस्फोट हो जाता तो इससे बड़ा नुकसान हो सकता था। वहीं बम मिलने के बाद से ही सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। दिन भर इलाके को खंगालने पर कोई भी सुराग हाथ नहीं लग पाया। पिछले साल भी राजौली के खांडली स्थित भाजपा नेता जसवीर सिंह के घर पर ग्रेनेड से हमला हुआ था, जिसमें भाजपा नेता के 3 वर्षीय भतीजे की मौत हो गई थी और परिवार के 8 अन्य लोग घायल हुए थे। ग्रेनेड हमले में आरोपी का पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई। राजौरी के कोटरा सब डिवीजन में अलग अलग इलाकों में पिछले 1 माह से 4 धमाके हो चुके हैं और इनमें यूपी निवासी दंपत्ति सहित 4 लोग घायल भी हो चुके हैं। फिलहाल सेना सर्च ऑपरेशन चलाकर मामले की छानबीन कर रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्रधानमंत्री का यूरोप दौरा, जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। आईजीसी बैठक में लेंगे भाग, चांसलर से भी करेंगे मुलाकात। देश में कोरोना मामले बढ़े, सक्रिय केस 19,000 के पार, 3,157 नए संक्रमित मिले, 26 लोगों की मौत। डीयू के 100 साल पूरे, अधूरी डिग्री शताब्दी वर्ष में पूरी कर सकेंगे छात्र। 14 जून तक पोर्टल पर कर सकते हैं आवेदन। श्रमिक दिवस पर सौगात, छत्तीसगढ़ में महंगाई भत्ता 5% बढ़ा, बुजुर्ग श्रमिकों को 10,000 रुपए मिलेंगे। बिजली मंत्री का पलटवार, कहीं नहीं भेजी जा रही हरियाणा के हिस्से की बिजली, सुरजेवाला के आरोप को झूठा बताया।